दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के मन में एक दूसरे को लेकर यही ख्याल आ रहा होगा, यही गाना बज रहा होगा। जब फरवरी 2025 में ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया, तब दोनों एक दूसरे के सामने बिछे जा रहे थे। ऐसी गाढ़ी दोस्ती का दावा करते थे जिसकी दूसरी मिसाल ही न हो। ट्रंप ने यहां तक कहा कि पुतिन सिर्फ मेरी बात सुनते हैं क्योंकि मैं ताकतवर हूं। लेकिन जैसे ही जमीनी सच्चाई से उनका सामना हुआ, उनकी हालत खस्ता होने लगी। आप याद कीजिए, हमने शौकत थानवी का वो शेर आपको बताया था, कमज़ोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन और पुतिन हो सरकार तो औलाद है मोमिन। मोमिन से हमारा मतलब यहाँ ट्रंप को लेकर के है। पुतिन ने पहले तो ट्रंप से अपनी शर्तें मनवा ली और फिर ट्रंप के ही संघर्ष विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पुतिन ने उतना ही दिया जितना उनका मन था और ये ट्रंप के दावे के एकदम उलट था। फिर 28 मार्च को पुतिन ने एक नया शिगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मौजूदा सरकार को हटाइए और यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के नेतृत्व में नई सरकार बनाइए जो यूक्रेन में अगला चुनाव करवाए। इस प्रपोजल का यूक्रेन ने तो कड़ा विरोध किया ही, इससे डोनाल्ड ट्रंप भी खासे नाराज दिखे। 30 मार्च की सुबह एनबीसी के साथ उन्होंने बातचीत की। कहा, अगर रूस के साथ यूक्रेन पीस डील नहीं हो पाई और मुझे ये लगा कि इसमें रूस की गलती थी, तो मैं रूस से एक्सपोर्ट होने वाले तेल पर सेकेंडरी टैरिफ लगा दूंगा। यानी अगर कोई देश रूस से तेल खरीदेगा तो वो हमारे साथ बिजनेस नहीं कर पाएगा। ट्रंप की धमकी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। यूक्रेन तो ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुका है, लेकिन रूस अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टा उसने डिमांड्स की लिस्ट लंबी कर दी है। तो क्या ट्रंप और पुतिन की दोस्ती खत्म हो गई? ट्रंप की धमकी का रूस कैसे जवाब देगा और यूक्रेन पीस डील में अब क्या होगा? आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। खबर गांव है, नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं, जहां आज ट्रंप और पुतिन की दोस्ती में दरार की कहानी। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती में दरार के केंद्र में रूस यूक्रेन युद्ध ही है। यह युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। उस वक्त जो बाइडेन यूएस के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इस लड़ाई में यूक्रेन का साथ देने का वादा किया। यूएस ने यूक्रेन को खरबों रुपए के हथियार भेजे। हथियार भेजने के साथ साथ ये भी बताया कि इन्हें चलाना कहाँ है, कहाँ टारगेट करना, यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग। यूक्रेनी फौज की खूब मदद हुई इससे और डिप्लोमेटिक फोरम्स पर यूक्रेन का खुलकर यूएस ने समर्थन किया। साथ ही साथ बाइडेन सरकार ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसी मदद की बदौलत यूक्रेन ने रूस को चुनौती दी, वो जंग में बना रहा। फिर नवंबर 2024 आया, यूएस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और जीत गए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में रूस यूक्रेन युद्ध को एक दिन में खत्म करने का वादा किया था। जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली, उनसे पूछा जाने लगा कि भाई एक दिन हो गया, वादे का क्या हुआ? आखिरकार 12 फरवरी को उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाया और यूक्रेन पीस डील शुरू करने के लिए कहा। पुतिन ने हामी भरी। उन्होंने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। बदले में ट्रंप ने पुतिन को वॉशिंगटन डीसी आने का न्योता दिया। न्योता न्योता न्योता, दोनों तरफ से न्योता हो गया। इस बातचीत का ट्रंप ने इस तरह प्रचार कर दिया कि युद्ध विराम बस होने ही वाला है। पुतिन उनके इशारों पर डांस करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। पुतिन ने ट्रंप के किसी भी प्रस्ताव को उसके ओरिजिनल फॉर्म में स्वीकार ही नहीं किया। सबसे ज्यादा हंगामा 30 दिनों के युद्ध विराम को लेकर हुआ और यह प्रस्ताव यूएस लेकर आया था। यूएस का कहना था कि 30 दिनों तक लड़ाई रोकिए, उस दौरान एक दूसरे के बीच भरोसे का माहौल बनाइए, फिर परमानेंट सीज फायर को लेकर बातचीत हो। यूक्रेन इसके लिए तैयार हुआ, लेकिन रूस ने ठेंगा दिखा दिया, सिरे से खारिज कर दिया प्लान। उसने कहा कि जब तक हमारी बुनियादी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। फिर 18 मार्च को ट्रंप ने दूसरी बार पुतिन को फोन किया। ट्रंप ने उन्हें 30 दिनों की युद्ध विराम के लिए मनाने की कोशिश की, मगर पुतिन तैयार नहीं हुए। उन्होंने 30 दिनों तक एनर्जी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला रोकने की बात की, लेकिन फुल सीज फायर से तो इनकार ही किया। ये ट्रंप की उम्मीद से एकदम उल्टा था, मगर उन्होंने अपनी नाराजगी छिपा कर रखी। वो दावा करते रहे कि सब ठीक चल रहा है, नेगोशिएशन जारी रहेगा। अंदर खाने लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। पुतिन की टीम अपनी डिमांड्स से कम पर मानने को तैयार नहीं थी कि जो फंडामेंटल इश्यूज हम आपको बता रहे हैं वो सॉर्ट नहीं होंगे, हम आपकी बात मानेंगे नहीं। वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने और उसकी नेटो मेंबरशिप का ऑप्शन बंद करने पर अड़े थे।
ट्रंप सरकार तो पहले ही कह चुकी थी कि यूक्रेन को नेटो में ले ही लेंगे, लेकिन दूसरी डिमांड को लेकर वो असमंजस में थे। यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना यानी उसकी सेना को खत्म करना, इसका मतलब हुआ उसकी संप्रभुता का ही खात्मा। और दूसरी बात ये कि यूक्रेन ऐसा करने से ऑब्वियसली इनकार कर चुका था, इसलिए अमेरिका और रूस के बीच नेगोशिएशन अटकता रहा। फिर भी 25 मार्च को ब्लैक सी में संघर्ष विराम पर सहमति बनी। यूक्रेन का दक्षिणी किनारा ब्लैक सी से लगता है और इसी रास्ते से यूक्रेन अपने अनाज और दूसरे सामानों का निर्यात करता है। रूस के हमले के बीच निर्यात में भारी कमी आई। उसके जहाज काफी हद तक रूस की मर्जी पर निर्भर हुए, इसलिए ब्लैक सी में संघर्ष विराम उसके लिए राहत की बात थी। वो तैयार था इसके लिए, लेकिन फिर रूस ने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी, वहां भी स्टार लगा दिया। उसने अपने ऊपर लगे कुछ प्रतिबंध भी हटाने की मांग की, जबकि नेगोशिएशन के दौरान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अमेरिका को अब नए सिरे से सोचना पड़ा। उसने जवाब देने के लिए टाइम मांगा, लेकिन वो अकेले प्रतिबंध हटाने का फैसला ले नहीं सकता था, क्योंकि यूएस के साथ पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगाए हैं। उसको यूरोप के देशों का भी साथ चाहिए था, लेकिन यूरोप इसके लिए तैयार नहीं है। 27 मार्च को पेरिस में यूरोप के 30 से ज्यादा देशों के नेता इकट्ठा हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस वक्त रूस पर प्रतिबंध हटाने का कोई विचार नहीं है, हम प्रतिबंध बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और इसके चलते ब्लैक सी में सीज फायर की उम्मीद भी खत्म सी हो गई। फिर 28 मार्च को एक और बम फूटता है। व्लादिमीर पुतिन का दिलचस्प प्रपोजल आता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में यूएन लेड टेम्पररी सरकार का आइडिया डिस्कस किया जा सकता है। ये यूक्रेन में लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी है ताकि आम लोगों के समर्थन वाली सरकार आ सके। फिर उसके साथ पीस एग्रीमेंट पर बातचीत हो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत किए जाएं। ये रूस के शब्द थे, यानी वो चाहते थे कि ज़ेलेंस्की को हटाओ, दूसरा लाओ। यूक्रेन में 2019 के बाद से कोई राष्ट्रपति चुनाव नहीं हुआ है। मौजूदा राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में ही समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ का हवाला दिया, चुनाव टाल दिया। जंग की वजह से यूक्रेन में इमरजेंसी है। यूक्रेन के कई इलाकों में लगातार लड़ाई चल रही है। 4 प्रांतों को रूस ने जबरन अपना हिस्सा घोषित कर दिया है, वहां पर कब्जा है। इसके अलावा लाखों यूक्रेनी नागरिक दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना मुश्किल है। एक और बात है, ज़ेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग अपनी जगह पर कायम है। मार्च 2025 में उनकी अप्रूवल रेटिंग 67% तक पहुंच गई, यानी 67% लोग चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बने रहें, लेकिन पुतिन इसे मानने को तैयार नहीं। वो ज़ेलेंस्की की लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े करते रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी सरकार ज़ेलेंस्की से बात नहीं करेगी क्योंकि उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं। फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप इसी आइडिया पर यकीन कर रहे थे। इसी आइडिया पर उन्होंने ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा था। आप समझ सकते हैं कि कौन किसके इशारे पर नाच रहा है। और ट्रंप ने इसी आधार पर उन्हें कुर्सी छोड़कर जाने के लिए कहा था, धमकी दी। इसके बाद कहा जाने लगा कि ट्रंप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, पुतिन के इशारों पर चल रहे हैं। रूस के सामने उनका लहजा नरम हो जाता है, औलाद है मोमिन। लेकिन पुतिन के यूएन गवर्नमेंट प्लान के बाद इसमें बड़ा बदलाव देखा गया। ट्रंप इससे खासे नाराज हैं और उनकी नाराजगी एनबीसी के इंटरव्यू में खुलकर दिख भी गई। ट्रंप ने कहा कि जब पुतिन ने ज़ेलेंस्की की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि इससे असली मुद्दा भटक रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन में नई लीडरशिप का मतलब यह है कि पीस डील होने में और टाइम लग जाएगा। ट्रंप ने रूस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की भी धमकी दी। बोले कि अगर यूक्रेन पीस डील नहीं हुई और इसमें रूस की गलती निकली तो मैं रूस से निर्यात होने वाले तेल पर सेकेंडरी टैरिफ लगा दूंगा। कई बार बता चुके हैं, टैरिफ एक टैक्स है जो सामान आयात करता है, उस पर लगाती है सरकार। टैक्स आयात करने वाली कंपनी को देना होता है। 2 देशों के बीच का मसला है। मान लीजिए अमेरिका ने रूस पर 30% टैरिफ लगाया तो सिर्फ रूस से आने वाले सामान पर 30% एक्स्ट्रा टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी टैरिफ उन देशों को भी टारगेट करता है जो रूस से बिजनेस करते हो। यहाँ रूस का एग्जाम्पल चल रहा है, इसलिए हम रूस बोल रहे हैं। दरअसल ट्रंप का इशारा रूस से तेल खरीदने वाले देशों की तरफ था, अपने तरफ। इसमें हिंदुस्तान और चीन अव्वल नंबर पर है। यूक्रेन वॉर के बीच रूस भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। पहले हम गल्फ से लेते थे, यानी यूक्रेन पीस डील न होने की स्थिति में भारत पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा और बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 1-2 सालों में आपने नोटिस किया होगा, बहुत बड़ी मात्रा में रशियन क्रूड आता है। उससे इंडियन रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन बनता है और दुनिया को वो एक्सपोर्ट होता है। इससे हिंदुस्तान को तो फायदा है ही, रूस के पास भी पैसे की सप्लाई बनी हुई है। ट्रंप इसको टारगेट करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल सुबह सुबह पुतिन को धमकाने के बाद ट्रंप ने मामला संभालने की भी कोशिश की। औलाद है मोमिन। 30 मार्च की दोपहर को उन्होंने कहा कि पुतिन ने जो कहा उसमें मैं बहुत खुश तो नहीं हूं, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। पुतिन अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसी हफ्ते वो पुतिन से फिर से बात करेंगे।
अभी जान लेते हैं कि रूस ने ट्रंप के बयान पर रिएक्ट कैसे किया है। जब पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव 31 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, सबसे ज्यादा सवाल ट्रंप को लेकर थे, लेकिन पेस्कोव ने इसे डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा कि हमारा मेन मकसद अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक करने पर है। हम यूक्रेन पीस प्रोसेस को लेकर भी काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ है, जटिल विषय है, टाइम लगेगा। ट्रंप पुतिन फोन कॉल पर पेस्कोव ने कहा कि अभी ऐसी कोई टेलीफोन कॉल शेड्यूल नहीं हुई है, अगर जरूरत हुई तो वो भी कर लेंगे। भले ही ऑफिशियल बयान में रूस ने सेम बर्ताव, लेकिन रशियन मीडिया ने ट्रंप की बखिया उधेड़ कर रखी। एक अखबार ने लिखा कि ट्रंप ने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। ट्रंप के लेवल पर होने वाले समझौते की मार्केट वैल्यू ढेले भर की नहीं है। रूस अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डील करने को तैयार है, क्योंकि ट्रंप फ्री वर्ल्ड के नेता हैं, नेटो के इकलौते बॉस हैं, यूक्रेन के मालिक हैं। लेकिन इस समय वो नेता नेतृत्व कर नहीं रहा है, बॉस का कर्तव्य नहीं निभा रहा है और ना ही अपने जागीरदारों से काम करवा पा रहा है। जानकारों का कहना है कि रशियन मीडिया में ट्रंप की ऐसी आलोचना देखी नहीं गई। इससे पहले उन्हें रूस के दोस्त के तौर पर पेश किया जाता रहा है। इससे पहले अक्सर उनकी तारीफों की खबर छपती है, लेकिन हालिया विवाद के बाद इसमें बदलाव देखने को मिलता है। इसमें एक और चीज़ गौर करने वाली है कि रूस में ज़्यादातर अखबार और टीवी चैनल्स, रशियन मीडिया जो बेसिकली है, उन्हें सरकारी लाइन से इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ भी दिक्कत है ये। अगर कोई अखबार इतनी बेरहमी से ट्रंप की आलोचना कर रहा है तो इसे रूस के जवाब की तरह देखा जाना चाहिए। एक आखिरी बात, अगर ट्रंप को ये लगता है कि वो पुतिन पर दबाव डालकर उनसे मनवा सकते हैं चीज़ें, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। पुतिन पिछले 25 सालों से रूस चला रहे हैं और उन्होंने इस दौरान तरह तरह के दबावों का सामना किया है। पुतिन को यह भी पता है कि ट्रंप का स्टेक ज़्यादा है, यूएस के पास समय कम है, लेकिन रूस के पास वक्त की कोई कमी नहीं। वो आसानी से डील को टालते रह सकता है। ट्रंप की धमकी ने पर्याप्त वजह मुहैया कर दी है। यूक्रेन पीस डील और ट्रंप पुतिन कॉल के बारे में हम राजदूत में लगातार बात कर रहे हैं आपसे। एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्रंप पुतिन का अध्याय यहां पर रोक देते हैं। कुछ बोनस अपडेट्स। पहली खबर म्यांमार से। म्यांमार के भूकंप में मरने वालों की संख्या 1700 के पार पहुंच गई है। मलबे में हजारों लोग अभी भी फंसे हैं, इसीलिए हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। वैसे भी वहां पे हुंता है और ऐसे मामलों में सही आंकड़ा आने में टाइम लग जाता है। 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका एपिसेंटर यानी केंद्र म्यांमार में था। इतना ताकतवर भूकंप था कि झटके चीन और थाईलैंड तक महसूस किए गए, लेकिन ज्यादा नुकसान म्यांमार में हुआ है। हिंदुस्तान ने म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। इसके तहत 29 मार्च को 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट राहत सामग्री लेकर के वहां पहुंचे। इसके अलावा भारतीय दल ने मैंडले में एक इमरजेंसी हॉस्पिटल भी शुरू किया है। जो इंडिया की पैरा फोर्सेज हैं, उनका जो फील्ड हॉस्पिटल है वो वहां भेजा गया है। भारत का राहत अभियान 30 मार्च को भी जारी रहा। इस रोज इंडियन नेवी का जहाज INS कारमुक 30 टन सामान लेकर यांगून के लिए निकला है। इसके बाद भी यानी 31 तारीख को भी इंडियन नेवी के 2 और जहाज डिस्पैच किए गए हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने म्यांमार और थाईलैंड को हर संभव मदद देने का वादा किया है, उस पर अमल भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन देशों को हेल्प ऑफर करने वाले पहले विदेशी नेताओं में से एक थे और अपने वादे पर खरे भी उतर रहे हैं। भारत के अलावा चीन, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, रूस समेत कई देशों ने म्यांमार में मदद भेजी है। कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीम्स दी हैं। ये रेस्क्यू टीम्स मलबे में फंसे लोगों को निकालने और लापता लोगों को खोजने में मदद कर रही हैं। म्यांमार में इस समय मिलिट्री हुंटा का शासन है। कुछ इलाके विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में पहले से तबाह चल रहे थे। कई इलाकों तक सरकार की पहुंच नहीं है और इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में मुश्किल आ रही है। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और अभिषेक का ही रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खबरगांव परिवार की तरफ से आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।